वैश्विक राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान बढ़ा है। जी हां, इस बार केंद्र में है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके ताजा संकेतों ने क्यूबा को लेकर नई बहस और आशंकाओं को जन्म दे दिया है। ट्रंप वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान में रिजीम चेंज की बातों के बाद अब एक और देश को लेकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं। उनके हालिया बयानों से कई देशों में पहले से ही अस्थिरता का माहौल है। 27 मार्च को मियामी बीच में सऊदी अरब द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक मजबूत सेना बनाई है और कभी कभी उसका उपयोग करना पड़ता है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगला नंबर क्यूबा का। ये टिप्पणी क्यूबा को लेकर उनकी अब तक की सबसे स्पष्ट सार्वजनिक चेतावनी मानी जा रही है। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। इससे पहले 16 मार्च को ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें किसी न किसी रूप में क्यूबा को अपने अधिकार में लेने का सम्मान मिलने की उम्मीद है। उन्होंने क्यूबा को एक विफल राष्ट्र भी बताया। बात करें, अमेरिका और क्यूबा के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिकी पक्ष की ओर से क्यूबा पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव की नीतियां पहले से लागू हैं। हाल ही के महीनों में इन दबाव को और बढ़ाने की चर्चा भी सामने आई। इस बीच ये भी सामने आया कि इंटर मियामी के खिलाड़ियों की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया था कि ईरान संघर्ष समाप्त होने के बाद अमेरिका का ध्यान क्यूबा की ओर केंद्रित हो जाएगा या हो सकता है। सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रायोरिटी समिट में दिए गए इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई चर्चा को जन्म दे दिया है। यह कार्यक्रम मियामी बीच के फेना होटल और फोरम में आयोजित किया गया था। ट्रंप ने क्यूबा को लेकर अपनी किसी ठोस योजना का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके बयानों से यह संकेत साफ नजर आ रहा है कि वे हवाना की मौजूदा सरकार को लेकर असंतोष रखते हैं। उन्होंने पहले भी क्यूबा की आर्थिक स्थिति को गंभीर बताते हुए उसके पतन की संभावनाएं जताई। दूसरी ओर क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल ने वॉशिंगटन के साथ साथ बातचीत होने की बात स्वीकार की। हवाना टकराव से बचना चाहता है, लेकिन अमेरिका की ओर से दबाव लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार इन वार्ताओं में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल को सत्ता से हटाना अमेरिका के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। हालांकि आगे की रणनीति और कदम क्यूबा के अधिकारियों पर निर्भर बताए गए। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर पहले से कई संघर्ष और तनाव जारी है, क्यूबा को लेकर दिए गए इस तरीके के बयान एक नए कूटनीतिक और रणनीतिक टकराव की संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। ट्रंप का क्यूबा को जो सीधा युद्ध का संकेत के तौर पर यह बयान दिया गया है, उसकी बात हो रही है। पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा लगातार फैल रहा है और नए मोर्चों के जुड़ने से स्थिति और अधिक जटिल हो रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच पहले से जारी तनाव अब यमन तक पहुंच चुका है। इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल की पहचान की है। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली घटना है जब यमन की ओर से इस प्रकार की मिसाइल दागी गई। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब यमन के हूती लड़ाकों ने गाजा में जारी युद्ध के दौरान हमास और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में लाल सागर में इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों के एंट्री पर रोक लगा दी थी। इस प्रतिबंध को उन्होंने सुरक्षा और राजनीतिक समर्थन के रूप में पेश किया था। मिसाइल दागे जाने से ठीक एक दिन पहले ही हूती विद्रोहियों ने स्पष्ट संकेत दिया था कि अगर ईरान और उसके सहयोगी समूहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है तो वे जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका ये जवाब किस रूप में सामने आएगा। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने इजरायल के परमाणु स्थल डीमोना को भी निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्र में पहले से कई मोर्चों पर तनाव है। हूती विद्रोहियों के इस तरह सीधे युद्ध में शामिल होने पर पूरे क्षेत्र में एक बड़े टकराव की आशंका गहरा गई है। यह आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हूती विद्रोहियों के पास लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता है और समुद्री मार्गों को प्रभावित करने का मादा। गौर करने वाली बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले के बाद गाजा में हमास के समर्थन में हूती पहले भी ऐसी गतिविधियां कर चुके हैं।
उन्होंने उस समय भी लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर प्रभाव डालने की कोशिश की थी। लेबनान और इराक में मौजूद ईरान के सहयोगी समूह पहले भी इस क्षेत्रीय संघर्ष में शामिल हो चुके हैं। अब हूती के शामिल होने से संघर्ष कई देशों और क्षेत्रों तक फैलने की संभावना बढ़ गई है। अगर अब अल मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर और ज्यादा होगा। ये मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चेक पॉइंट्स में से एक है। बाब अल मंदेब यमन और अफ्रीका के बिजूती तथा इरिट्रिया के बीच स्थित है। ये रेड सी यानी लाल सागर को अदन के खाड़ी तथा महासागर से जोड़ता है। ये वही रास्ता है जो स्वेज नहर तक पहुंचने का प्रमुख समुद्री मार्ग है। वर्तमान में दुनिया का लगभग 10 से 15% समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यदि यह मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा व्यापार पर असर सीधा पड़ेगा। इसके साथ ही हॉर्मुज पर पहले से ही ईरान की सख्ती दिखाई दे रही है। यह भी अपने आप में एक चिंता की बात है। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की होगी बात। देखिए, वैश्विक ऊर्जा बाजार इस समय भारी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, ये आप जानते हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर प्रमुख तेल उत्पादक देशों के फैसले बाजार की दिशा को लगातार इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इस क्रम में रूस ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसने वैश्विक पेट्रोल आपूर्ति पर असर डालने की आशंका को बढ़ा दिया है। रूस 1 अप्रैल से अपने यहां से पेट्रोल यानी गैसोलीन के निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगाने जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी सरकार ने इस प्रतिबंध को आधिकारिक पुष्टि इसकी कर दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से नहीं बल्कि निर्धारित तिथि से लागू होगा। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने गुरुवार को ऊर्जा मंत्रालय को एक विशेष निर्देश जारी किया। इस निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि 1 अप्रैल से पोर्टल पर ये तमाम चीजें दिखने लग जाएंगी और पेट्रोल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार किया जाए। जानकारी के अनुसार ये प्रतिबंध केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लगभग 4 महीने तक लागू रहने की संभावनाएं हैं। यानी 31 जुलाई तक इस नीति के जारी रहने के बाद सामने आई है। इस निर्णय के पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय और भू राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। उप प्रधानमंत्री नोवाक के अनुसार मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा संकट ने वैश्विक तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार में भारी अस्थिरता को बढ़ाया है। इसके चलते कीमतों में लगातार वृद्धि दिख रही है और उतार चढ़ाव का दौर भी हमने देखा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी बाजारों में रूसी ऊर्जा संसाधनों की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। यह रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि कच्चे तेल का प्रसंस्करण यानी रिफाइनिंग पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना हुआ है। इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगर पिछले घटनाक्रम पर नजर डालें तो पिछले वर्ष रूस और रूस के नियंत्रण वाले यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल की भारी कमी की खबरें सामने आई थी। इस समय यूक्रेन की ओर से रूसी तेल रिफाइनरीज पर हमले तेज कर दिए गए थे। इसके साथ ही घरेलू मांग भी अचानक इसमें वृद्धि देखी गई। इन दोनों कारणों से रिफाइनरियों पर खतरा और घरेलू मांग में बढ़ोतरी ने रूसी प्रशासन को सतर्क किया। सरकार किसी भी स्थिति में ये सुनिश्चित करना चाहती है कि स्थानीय बाजार में ईंधन की आपूर्ति बाधित ना हो। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने इस तरह का कदम उठाया है। देश में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने, संभावित कमी से निपटने के लिए पहले भी पेट्रोल डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार रूस ने पिछले वर्ष लगभग 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल का निर्यात किया था। दैनिक आधार पर यह लगभग 1,17,000 बैरल प्रतिदिन के बराबर बैठता है। इतनी बड़ी संख्या में मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हटाकर घरेलू बाजार में सुरक्षित रखना इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। इस फैसले से जहां घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने की कोशिश होगी, वहीं वैश्विक बाजार में आपूर्ति और कीमतों पर इसका प्रभाव देखने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। रूस ने पेट्रोल निर्यात पर पूर्ण रोक लगाई है। 1 अप्रैल से 4 महीने तक इसे लागू किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम एशिया का युद्ध अब तेजी से एक नए और अधिक खतरनाक विस्तार की ओर बढ़ रहा है, कहना गलत नहीं होगा। पिछले महीने में जो युद्ध शुरू हुआ वो लगातार जारी है। जहां पहले ये संघर्ष केवल
दो पक्षों तक सीमित माना जा रहा था, वहीं अब तीसरे मोर्चे की सीधी एंट्री ने पूरी हालात को बदल दिया। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस युद्ध में खुलकर हस्तक्षेप करने शुरू कर दिए। इजराइल पर मिसाइल टारगेट्स हुए। ईरान इजराइल के बीच में पिछले कई दिनों से जारी तनावपूर्ण संघर्ष के बीच ये नया घटनाक्रम सामने आया है। यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर स्थित इजराइल के साउथ जो सिटी है वहां की बेरशेबा, उसके आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। यह हमला पूरी रणनीति और दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इजरायली सेना की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जैसे ही मिसाइल लॉन्च होने का पता चला, तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया और समय रहते कार्रवाई करते हुए खतरे को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस हमले में किसी के घायल होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। सुरक्षा व्यवस्था की तत्परता के चलते बड़े नुकसान जो थे वो टले। ये घटनाक्रम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा युद्ध के दौरान यमन से इजराइल पर यह पहला सीधा मिसाइल हमला है। इससे संकेत साफ मिलता है कि संघर्ष अब केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा क्षेत्रीय स्तर पर काफी तेजी से फैल रहा है, जो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। इस युद्ध के लंबा खिंचने की संभावनाओं के मद्देनजर इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में इस तरीके की कार्रवाइयों की संभावना बनी रह सकती है, संघर्ष की तीव्रता बढ़ी रह सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा हालत ये दर्शाते हैं कि पश्चिम एशिया में जारी ये युद्ध अब बहुस्तरीय बहुपक्षीय स्वरूप लेता जा रहा है। एक और प्रत्यक्ष टकराव जारी है तो दूसरी ओर नए मोर्चों की सक्रियता इस संघर्ष को और व्यापक और चुनौतीपूर्ण बना रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की अब हम बात करेंगे। वैश्विक समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर गहराता संकट मानवीय स्तर पर भी गंभीर स्थिति पैदा करता दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद होने के कारण हजारों नाविक के समंदर में फंसे हैं और हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। स्थिति पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के व्यापक प्रभाव को उजागर करती है। खाड़ी क्षेत्रों में हजारों जहाज आगे बढ़ने में असमर्थ हैं और कई हफ्तों से एक ही स्थान पर रुके हुए हैं। जानकारी के अनुसार इस रुकावट ने न केवल व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित किया है, बल्कि जहाजों पर मौजूद लोगों की सुरक्षा और जीवन को जोखिम में भी डाला है। एक जहाज के कप्तान ने स्थिति को बेहद तनावपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि जहाज पर मौजूद लोग लगातार हमलों की खबरों के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। ये स्थिति हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने भी इस संकट पर चिंता जताई है। एजेंसी के अनुसार ये नाविक अनजाने में युद्ध के शिकार बन गए हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो फंसे हैं वो उनके नियंत्रण से बाहर है और युद्ध के चलते उत्पन्न संकट का सीधा प्रभाव उन पर पड़ रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि जहाज़ों की आवाजाही रुकने से आवश्यक आपूर्ति पर तो असर पड़ ही रहा है, जहाज पर मौजूद लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुओं की उपलब्धता पर भी असर पड़ रहा है। ईंधन की आपूर्ति, मेडिकल सुविधाओं को लेकर गंभीर चिंता सामने आ रही है। लंबे समय तक फंसे रहने के कारण इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। समुद्री मार्गों का ये अवरोध केवल एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, मानवीय सुरक्षा तीनों ही इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पैदा हुई ये स्थिति संकेत देती है कि युद्ध का प्रभाव केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री मार्गों और वहां काम करने वाले लोगों के जीवन को भी सीधे प्रभावित करती है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो उसका प्रभाव और भी व्यापक और गंभीर हो सकता है। हॉर्मुज संकट से हजारों नाविक जो फंसे हुए हैं उससे संबंधित तमाम अपडेट्स हैं और यह जानकारियां।